सर मुझे एक प्रॉब्लम है सर। हाँ बोलिए विनेश। सर मुझे थर्ड लेसन सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर ये जो आप एग्जाम्पल देते हो सर, इससे सर समझ में नहीं आता सर, डाइवर्ट हो जाता है। कौन सा एग्जाम्पल? सर जैसे आपने सर शुरू शुरू में दिया था ना सर, बनाना और मैंगो वाला। हाँ हाँ, सर उससे सर समझ में नहीं आया सर। वो तो मैंने इसलिए बताया ना क्योंकि अभी आपको यही क्वेश्चन आएंगे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिए होंगे, वो कोई सिचुएशन होगा और उस सिचुएशन को आपको इक्वेशन में बदलना होगा विनेश। और यही यही समझ आपको डेवलप करनी है, जो हम समझ डेवलप करवा रहे हैं। अभी हम आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराएंगे ना, तो उसमें ऐसे सिचुएशंस रहेंगे, तो उस सिचुएशन को हम इक्वेशन में कैसे ढालते हैं, उस ढालने को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मुलेट करना। फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन जिसको बोलते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी अपने जीवनचर्या में जो हम जिंदगी जीते हैं उससे कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, उसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन में ढाल देते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन ही उस सिचुएशन का हल होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए उसको लिया गया है। वो एग्जाम्पल जो लिया गया है वो बहुत अत्यंत आवश्यक है उसको समझना। और कोई बनाना और मैंगो वाला कोई मुश्किल बात नहीं थी। हमने बस उस सिचुएशन को जो है एक मैथमेटिकल ढांचा दिया था कि हम किसी भी सिचुएशन को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? घबराए नहीं, अभी हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, उस अगर वो वाली बात नहीं समझ में आई तो उतनी चिंता करने की बात नहीं है। उसके अलावा और कुछ बताइए, जो थ्योरी है उसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। थ्योरी इन द सेंस कि आपको ये बात तो पता है ना कि ग्राफ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ग्राफ में कोई भी इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो ग्राफिकली वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये बात क्लियर है? सर यस सर। और अगर दो हैं तो दोनों का सॉल्यूशन का मतलब है कि वो ऐसा आप पॉइंट खोज रहे हैं, ऐसा बिंदु खोज रहे हैं जो दोनों ही लकीरों पे है, क्योंकि लकीर पे आने वाला हर बिंदु उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो हमें एक ऐसा बिंदु खोजना पड़ेगा जो दोनों ही लकीर पे आए, तभी ना इन दोनों, अगर ये इक्वेशन 1 का लकीर है और ये इक्वेशन 2 का लकीर है मान लीजिए, तो हमें एक ऐसा बिंदु खोजना पड़ेगा जो दोनों ही लकीरों पे आए, तभी ना ये बिंदु इस इक्वेशन 1 का भी और इक्वेशन 2 का दोनों का सॉल्यूशन बनेगा। इसीलिए इसका एक सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग का। अगर ऐसे लाइन मिल गए तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि एक भी बिंदु कॉमन नहीं। और अगर ऐसा मिला, पहली लाइन, पहले इक्वेशन का लाइन ये है और दूसरे इक्वेशन का लाइन भी इसी के ऊपर चढ़ा हुआ है, सॉरी अगर एकदम एकदम इसी के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि इस लकीर पे आने वाला हर बिंदु दोनों ही इक्वेशन में आ रहे हैं, तो दोनों ही इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। तो कितने ऐसे एक लाइन में कितने बिंदु हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इसलिए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसमें एक भी सॉल्यूशन है और इसमें एक सॉल्यूशन है यूनिक। और इसको देखने का हमने आसान तरीका ही बताया था। मैंने बताया था अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हो, अगर इस तरह से इक्वेशन दिया है, मान लीजिए A1 B1 C1 कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। चैट में आ रहा है सर वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ी देर रुके, नेटवर्क सही होगा, आवाज क्लियर हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि x के कोएफिशिएंट का वो निकाल लिए, रेशियो निकालिए। अगर ये y के कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसका लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, इन दोनों का एक सॉल्यूशन मिलेगा। एक सॉल्यूशन मिलने का मतलब x और y का एक मान ऐसा मिलेगा जो दोनों ही को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर x y का वो मान हम पहले क्वेश्चन में रखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, और दूसरे में रखें तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर A1 और A2 मतलब B1 by B2 के बराबर होगा, पर C1 by C2 के बराबर नहीं है, और यहाँ पे तीनों ही आपस में बराबर होंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को ग्राफिकली देख रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ये भी एक सोच देखिए मैथमेटिशियनों ने डेवलप की। चाहते तो हम सीधे इक्वेशन को सॉल्व कर लेते, लेकिन उन्होंने ग्राफ से उसको देखने की कोशिश की, उस
उस इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे लिखेंगे। विनेश, अभी इतनी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताइए। आ गई सर। ठीक है, जो विनेश ने एक समस्या कहा कि वो एग्जाम्पल जो हमने बनाना और मैंगो का लिया था वो नहीं उनको समझ में आया, कोई बात नहीं। अभी हम और उस तरह का और सिचुएशन देखेंगे, आपके बुक में भी बहुत क्वेश्चन है, हम बहुत सिचुएशन देखने वाले हैं। ठीक है, जितनी सिचुएशंस को आप देखते जाएंगे उतना आपको समझ में आता जाएगा कि इस सिचुएशन को आखिर इक्वेशन में कैसे लिखना है। ठीक है, आइए हम अभी आपको एक तरीका बताने जा रहे हैं कि हम इक्वेशन को और कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं हमने बता दिया कि आप इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बनाइए, ऐसे हम कर रहे थे, और उस सॉल्यूशन सेट में ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, उस ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ पे प्लॉट कीजिए, और जहां पे दोनों इक्वेशन का लकीर कट कर रहा होगा वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। तो आप एग्जाम में कभी कभी जानते हैं, आप एग्जाम में लिखा होता है कि ग्राफिकली सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, अगर ग्राफिकली लिख दिया है वर्ड तो आप सिर्फ ग्राफिकली ही करेंगे, दूसरा मेथड से नहीं करेंगे। और अगर नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है सॉल्व, तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने आपको सिर्फ ग्राफिकल मेथड बताया है सॉल्व करने का, तो वो आप अभी और मेथड बताया नहीं, और भी मेथड है, और वो कहलाते हैं अलजेब्रिक मेथड। क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक मेथड। कि अलजेब्रिकली हम कैसे किसी पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल तो हो गया, हम आज अलजेब्रिक मेथड बताने जा रहे हैं। इसमें भी कई तरीके हैं, एक तरीका नहीं है सॉल्व करने का। एक तरीका है जिसको हम आज बताने जा रहे हैं, और वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए हम इस मेथड को आपको जल्दी से बता देते हैं। आसान है कि इस मेथड से आखिर किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जोड़े को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम बताने जा रहे हैं। सॉल्यूशन एक तरीका बताने जा रहे हैं कि कैसे करेंगे। एक मिनट, हम थोड़ा इंक भर रहे हैं, इंक कम हो गया है। चलिए अभी देखिए, हम आपको पहले मेथड बताते हैं, फिर उसके बाद जो विनेश की एक कठिनाई थी कि उसको एग्जाम्पल कैसे हम ढालेंगे, उसका एक एग्जाम्पल भी हम देंगे, ढाल के भी दिखाएंगे। कोई एक सिचुएशन लेंगे, उसको ढालेंगे इक्वेशन। तो आइए देखिए, पहले समझ लीजिए सारे बच्चे कि ये मेथड कैसे काम करता है, कैसे किया जाता है। एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए x + y = 40। ये पहला इक्वेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हर बार आपको दो दो इक्वेशन मिलेंगे। दूसरा इक्वेशन होगा x - y = 4। ये दूसरा इक्वेशन है। अब हमको x और y का ऐसा मान निकालना है जिसपे इक्वेशन 1 वाला भी सेटिस्फाई हो जाए और इक्वेशन 2 वाला भी सेटिस्फाई हो जाए, वही इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले को करे और दूसरे को ना करे, ये मैंने बता चुका। जैसे अगर हम मान लीजिए x की जगह 1 ले और y की जगह 13 ले, तो 1 + 13 14 के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है पहले वाले क्वेश्चन। और ये दूसरे वाले का नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1 रखिए, 1 - 13, ये तो -12 आ रहा है, ये तो 4 के बराबर नहीं है। तो ये 1 और 13 जो है पहले का तो है, दूसरे का नहीं है। तो ये जो है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। x और y का ये मान सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें वो मान की तलाश है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों को। ठीक है, आइए कैसे करते हैं उसको बताते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों में से एक इक्वेशन का चयन कर लें। सबसे पहले क्या करें, आप चाहे इक्वेशन 1 ले लें चाहे इक्वेशन 2 ले लें। आइए हम दोनों ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा जो है इक्वेशन 1 को लिया, टेकिंग इक्वेशन 1, और कोई बच्चा बोला नहीं हम इक्वेशन 2 को लेंगे। हम क्योंकि हम टीचर हैं, हम दोनों स्टूडेंट को देखना पसंद करेंगे। दोनों ही तरीका सही है। कोई इक्वेशन 1 लिया
तो अब देखिए क्या किया, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो अब इसमें भी दो चीजें, या तो आप x को y के टर्म में लिख लें या y को x के टर्म में लिख लें। क्या कहा मैंने, मतलब आप चाहें तो इसको x इक्वल टू 14 माइनस वाई लिख लें, एक तरीका तो ये है। कुछ बच्चे चाहेंगे तो y को x के टर्म में लिख लेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 14 माइनस x। आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, आपकी इच्छा, मतलब एक टर्म, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना है, मतलब एक वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग दूसरा वेरिएबल, यहाँ पे या तो सिर्फ x है या तो सिर्फ y है, कहने का मतलब ये। वही काम यहाँ भी है, ये दूसरा इक्वेशन अगर हम कोई बच्चा लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो वो यह हो सकता है x को y के टर्म में लिख रहा हो तो 4 प्लस वाई हो गया, और कुछ बच्चे y को लिख रहे होंगे तो y उधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये दो हम हर अप्रोच लेके चल रहे हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन 3 है, ये मान लीजिए इक्वेशन 4 है, ये मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए 6। आपको ऐसे नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए, आपको सिर्फ एक इक्वेशन 2 ले लेंगे या इक्वेशन 1 ले लेंगे, और इसमें से या तो x को y के टर्म में कर लेंगे या तो y को x के टर्म में कर लेंगे, आपकी इच्छा है। अभी हम आपको समझा रहे हैं, फिर हम एक क्वेश्चन और कराएंगे कि आप तो एग्जैक्टली कैसे करते हैं। तो कोई बच्चा ऐसे कर ले, कोई बच्चा ऐसे करेगा, कुछ बच्चे x को y के टर्म में लिखेंगे, कुछ बच्चे y को x के टर्म में लिखना पसंद करेंगे, पसंद की बात है। यहाँ पे कुछ बच्चे x को y के टर्म में लिखना पसंद करेंगे, कुछ y को x के टर्म में लिखना पसंद करेंगे। चॉइस इज योर्स, आप चाहे जो कर। फिर अगर हम देखिए, अगर मान लीजिए कुछ बच्चे इक्वेशन 1 लिए हैं, जो बच्चे वो ये वाला चयन कर रहे हैं कि x को y के टर्म में लिख रहे हैं, तो फिर आप इक्वेशन 1 लिए है ना, तो इक्वेशन 2 में x के जगह ये वाला वैल्यू लिख दें। क्या करें, देखिए अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो इक्वेशन 1 हम लिए थे, तो इक्वेशन 2 में x की जगह क्या लिख दीजिए, 14 माइनस वाई, बस x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 14 माइनस वाई, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या हो गया भाई, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और 4 उधर गया तो 14 माइनस 4 इज 10, और माइनस 2y इधर हो गया तो 2y, तो यहाँ से 10 बाई 2 इज 5 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू यहाँ से तो आ गई 5। आई बात समझ में, सारे बच्चों को समझ में आई? और इस y की वैल्यू आप इस x में पुट कीजिए, इसमें यहाँ पर, तो ये क्या था, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई था, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, 14 माइनस y की जगह क्या है 5, तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। क्या आया भाई, x इक्वल टू 9 आया है, y इज इक्वल टू 5 आया। आ गई मेरी बात समझ में? एक तरीका। कुछ बच्चे जो है वो बोलेंगे नहीं, हम तो ऐसे नहीं किए थे, हम ऐसे करे थे। कोई बात नहीं, आप कैसे भी कर लो। देखिए अब ये वाला तरीका तो हो गया, कुछ बच्चे जो इक्वेशन 3 था इसको हम हटा रहे हैं, मान लीजिए इक्वेशन 3 वाले जो ऐसे किए हैं वो ऐसे कर लिए। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, तो y को वो x का टर्म में लिखे हैं, तो वो अब इक्वेशन 2 में y की जगह 14 माइनस x लिखेंगे, तो x माइनस y की जगह क्या लिखेंगे भाई, 14 माइनस x इज इक्वल टू 4, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और उस x की वैल्यू को यहां पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। x माइनस x ये 2x हो गया, और माइनस 14 इधर था, उधर जाकर प्लस 14 हो गया, और 14 और 4 हो गया 18, और x इक्वल टू यहां से आ गया 9। अब यहां से y की वैल्यू पुट करिए, 14 माइनस 9, तो कितना आ गया, y इक्वल टू 14 माइनस 9 इज 5। तो देखिए x इक्वल टू 9 आया है फिर से, y इक्वल टू आया है 5 फिर से। तो चाहे कोई ऐसे कर रहा हो चाहे ऐसे कर रहा हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं। तो ये वाला पार्ट हम पूरा कर दिए, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे तो ऐसे से कर लेंगे। अब आइए हम आपको, कुछ बच्चे इक्वेशन 2 लिए होंगे, तो वो क्या कर रहे होंगे, मान लीजिए कोई इक्वेशन 5 ऐसे किया है, तो अब 2 लिया है तो अब आपको 1 में पुट करना है। x की जगह क्या पुट करना है, 4 प्लस वाई, ये 1 है,
इसमें x की जगह क्या पुट करना है 4 + y, तो 4 + y इज इक्वल टू 40, तो यहां से हो गया 2y और ये 14 - 4 इज 10, so y इज इक्वल टू 5। अब इस y इज इक्वल टू 5 को यहां पर ये वाला लिया था तो y इज इक्वल टू 5 रखिए, तो 5 + 4 कितना हो गया x इक्वल टू 9, फिर से x इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5 आया। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये भी एक तरीका हो गया, लीजिए। अब कुछ बच्चे y इज इक्वल टू x + 4 पुट कर रहे होंगे, तो इक्वेशन 2 लिया था तो इक्वेशन 1 में आप y की जगह x + 4 पुट कर दीजिए, x + 4 इज इक्वल टू 14, तो 2x + 4 इज इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 10/2 दैट इज 5, और इस 5 को यहाँ पुट करिए, तो 5 + 4 तो y इज इक्वल टू कितना आया भाई 9। देखिए x इक्वल टू उल्टा हो गया कि कुछ गड़बड़ हो गया है? कुछ तो गलत हो गया है, एक मिनट देख लेते हैं। ये इक्वेशन 2 है, आपको इक्वेशन 1 में y की जगह x + 4 रखना है, तो x + 4 इज इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गलत हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक चैट आया है, क्या आया है? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। विनेश थोड़ा सा वेट कीजिए, नेटवर्क सही होगा, थोड़ा वेट करें। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मिस्टर विनेश को, तो एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन होइए। विनेश लीव करो और फिर से ज्वाइन हो जाओ, आवाज ठीक हो जाएगी। फिर से ज्वाइन कर लो। आई बात समझ में? अगर विनेश को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो लीव करें और फिर से ज्वाइन हो जाए। विनेश ऑल राइट, अभी विनेश क्लियर आ रही है आवाज? मिस्टर विनेश जल्दी बताइए, अभी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो ये तो आपको समझ में आया। आइए एक क्वेश्चन हम और आपको करके बताते हैं। इस बार हम 4 तरीके से नहीं करेंगे, आपकी मर्जी आप कैसे करें। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज कीजिए सेवन एक्स माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा हो गया x माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। देखिए अब हमको पहले क्या करना होता है, दोनों में से एक इक्वेशन का चयन करना होता है, ठीक है। अब जानते हैं इसमें अक्लमंद आदमी इक्वेशन 2 को चुनेगा, 1 को नहीं चुनेगा। अक्लमंद आदमी आप चाहे तो चुन ले, आंसर तब भी आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 2 को हम चुनेंगे तो x इक्वल टू समथिंग y लिख सकते हैं बड़े आसानी से। यहाँ पे x इक्वल टू समथिंग y लिखने के लिए नीचे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसलिए हमको इक्वेशन 2 लेने में फायदा है। तो हमने मान लिया इक्वेशन 2, टेकिंग इक्वेशन 2 हम टेक किया। क्या है इक्वेशन 2? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे भी x को y के टर्म में लिखते हैं या y को x के टर्म में लिखते हैं? x को y के टर्म में लिखना हमको ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि y में लिखने के लिए हमको 2y यहाँ छोड़ना पड़ेगा, फिर 3 माइनस x करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड से हम बचते हैं। ये मेरी आदत है, मुझे डिवाइड पता नहीं क्यों दिक्कत करता है, ठीक है। हालांकि इतना भी दिक्कत नहीं करता, लेकिन क्यों हम इतनी मुसीबत में फंसे? जब हम आसान तरीका अपना लें तो क्यों मुसीबत में, क्यों अपने आप को ये हुआ कि अपने आप को जो है मुसीबत में ढकेल दो। वो ढकेले, आसानी से करिए। तो अब क्या करें, x को y के टर्म में लिख दिए, तो क्या हो गया 3 माइनस 2y।
ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमने कौन सा इक्वेशन टेक किया था, 1, तो इस वाले को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग x इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। अब 1 में पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है, 3 माइनस 2y। आइए 1 को देखते हैं, 1 क्या लिखा हुआ है, 7 x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन 1। अब अपने को क्या करना है, x के जगह क्या पुट करना है भाई, 3 माइनस 2y। तो 7 बस x के जगह खाली क्या पुट कर दो, 3 माइनस 2y पुट कर दिया, माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ठीक, यहां तक तो कोई कष्ट नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर दिए, 7 3 21 माइनस 7 2 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। माइनस 14 और 15 मिलके हो गया 29। तो 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। माइनस 29y यहाँ रखें और उसको उधर ले गए, तो वो हुआ 2 माइनस 21, तो यहाँ पे आ गया माइनस 19। सो y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो गया 19/29। ये हो गया y का वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, इस y की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 3 में पुट कर लीजिए। इक्वेशन 3 क्या था, x इक्वल टू 3 माइनस 2 और y की जगह हम क्या पुट कर दें, y की वैल्यू कितना आया, 19/29, और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 माइनस 38/29, एलसीएम लेंगे तो 29 इंटू 3 तो 87 माइनस 38/29, और 87 माइनस 38 करेंगे तो 9 4 49/29 आएगा। तो क्या आया, x इक्वल टू, पूरा बोर्ड नहीं आ रहा है। 49/29। देखिए ये नहीं दिख रहा है, नो सर, कुछ नहीं किया है, बस x इक्वल टू 3 माइनस 2y है ना, तो y की जगह वो वैल्यू पुट कर दिया, 3 माइनस 2, और y की जगह ये 19 माइनस 29 कर दिया, और इसको सॉल्व कर दिया। इसको आप भी अपने कॉपी में सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे तो 49/29 आ जाएगा। ठीक है जगमोहन, इसको सॉल्व करेंगे तो 49/29। ठीक है, तो ये हुआ एक तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा, आया है ना। कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को चेंज कीजिए थोड़ी बुद्धि से, कि आसानी हो आपको, अपने आप को मुसीबत में मत डालिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा चूज करते टाइम देख लीजिएगा कि नीचे डिवाइड में अगर नहीं आए तो आप वो वाला चूज कीजिएगा, तो आसानी रहेगा। इक्वेशन चूज करने के बाद एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिख जाइए, उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि नीचे नीचे ना आए, कोशिश ये कीजिएगा अगर आ ही रहा है तो करना ही पड़ेगा फिर को। और फिर जो एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में ढाले हैं, वो जाके जो इक्वेशन आप टेक किए उसके अलावा जो दूसरा इक्वेशन है उसमें पुट कीजिए, वहां से आपको एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। जो वेरिएबल मिला है, जो वैल्यू मिला है, वही वैल्यू जो इक्वेशन 3 बना है उसमें जाके पुट कीजिएगा, तो दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। आइए एक अभ्यास करते हैं, एक अभ्यास करते हैं। ठीक है, आप लोग कीजिए, हम दे रहे हैं आपको। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से जरा करिएगा। 2x प्लस 3y, सारे बच्चे करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और दूसरा है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 80। चलिए इसको करिए जरा, सारे बच्चे करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एवरीबॉडी आप करिए, तब हम अभी आ रहे हैं 1 मिनट में। लेकिन सारे बच्चे करेंगे, कोई इधर उधर नहीं करेगा। इसको जरा करिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
जी बताइए किसका क्या आया, किसका किसका वैल्यू निकल आया एक्स और वाई का, बताइए हम। एक्स इक्वल टू क्या आया है और वाई इक्वल टू क्या आंसर आया है, जिसका हो गया वो जरा बताए। विनेश, विनेश आप बताइए आपका आया नहीं एक्स हुआ और वाई सर का मेरा। वैल्यू आया, नहीं हो नो पाया, सर। कहाँ नो सर। समस्या कहाँ आई। सर सर ये जो 2x है इसको 2 को डिवाइड में ले जाना पड़ेगा सर नीचे। देखिए समस्या आएगी हमें पता है, इसलिए हम इसको दिए हैं। आइए हम करते हैं। देखिए सारे बच्चे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हमको एक इक्वेशन का चयन करना है। यहाँ पे अगर हम 1 करें या 2 करें बात बराबर है, क्योंकि हर बार हमको डिवाइड तो करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 से करना पड़ेगा अगर x को y के टर्म में लिखें, अगर y को x के टर्म में लिखें तो 3 से करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। यहाँ 4 से करना पड़ेगा, यहाँ 6 से करना पड़ेगा, मतलब करना तो पड़ेगा। क्या बात समझ में आई कि डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, उससे हम बच ही नहीं सकते। तो हम मान के कोई भी एक ले लेते, तो टेकिंग इक्वेशन 1 हम लेते हैं। इक्वेशन 1 हर सारे बच्चे ध्यान दें, इक्वेशन 1 हम लेते हैं तो 2x + 3y = 9 सपोज करिए। अगर x को y के टर्म में लिखें तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, y को x के टर्म में लिखें तो 3 से करना पड़ेगा। दोनों ही बराबर है, मतलब कहीं से भी नहीं बच सकते, दोनों ही में करना पड़ेगा। तो चलिए हम x को y के टर्म में लिख लेते हैं, तो 2x = हो गया 9 - 3y और x = हो गया 9 - 3y/2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हमने x को y के टर्म में लिख लिया, हम बच ही नहीं सकते थे। y को लिखते तब भी यहाँ नीचे 3 आ रहा होता, x को करें तो नीचे 2 आ रहा था। तो अगर ऐसा कहीं मिल गया कि आपको डिवाइड ना करना पड़े तो आप कोशिश कीजिएगा उस चीज को चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम दोनों ही चयन में हमको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कर लिए। अब ये हम इक्वेशन 1 लिए तो इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1 लिए थे तो 2 में, ठीक है। इसको जो है इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। आइए इक्वेशन 2 क्या है, 4x + 6y = 18। तो हम x की जगह क्या रखना होगा, हमें ये पूरा रखना पड़ेगा, 9 - 3y/2। तो आइए रखते हैं, और x की जगह पूरा क्या रखना पड़ेगा, 9 - 3y/2, ये पूरा रखना पड़ेगा x की जगह, क्योंकि x = ये आ रहा है पूरा, प्लस 6y = 18। और अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये 2 पूजा कर लिया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 9 - 3y + 6y = 18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 × 2 = 18 - 3 × 2 = 6y + 6y = 18। अब y वाला एक तरफ करते हैं, बाकी अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, -6y + 6y और यहाँ से 18 - 18। ये देखिए मजे के बाद, ये भी 0, ये भी 0, 0 = 0 आ गया। y की वैल्यू तो निकली ही नहीं। हम तो इसलिए उम्मीद में करे थे कि यहाँ y = समथिंग आएगा और यहाँ पर हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी निकालेंगे। यहाँ तो y की वैल्यू निकल ही नहीं पाई। ये समस्या सबके साथ आई कि नहीं आई, जितने लोग भी सॉल्व किए थे यही समस्या आई है कि कोई इससे अलग किया है कुछ। सर यहाँ तक तो आ गया सर। अब ये समस्या क्यों आई, अब इसके बारे में देखिए, हम आपको इसीलिए पढ़ा चुके हैं। ये समस्या इसलिए आई है, ये = 0 = 0 है। इसका मतलब जानते हैं, हमारे लिए कोई फिक्स y की कोई वैल्यू है ही नहीं जिसपे ये जो है इसके बराबर हो, और y की वैल्यू फिक्स नहीं है तो x की वैल्यू भी फिक्स नहीं। मतलब क्या हुआ, x के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं और y के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखिए a1/a2 कितना आया भाई, 2/4, इसको काटेंगे कितना आया, 1/2। b1/b2 कितना है, 3/6, इसको काटिए कितना आया, 1/2। c1/c2 9/18, काटिए कितना आ रहा है,
1/2। तो क्या समझ में आया, A1/A2, B1/B2 और ये C1/C2 तीनों आपस में बराबर है। और इसका ये कब होता है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कब होता है, ये कब होता है, जब इसका और इसका दोनों का ग्राफ, इक्वेशन 1 का ग्राफ मान लीजिए ये है, इक्वेशन 2 का भी इसी पे ग्राफ इसी पे चढ़ जाएगा, इसी पे रहेगा, इसी लाइन पे रहेगा। और इसी लाइन पे आने वाले कॉमन पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइट, इसलिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है ही नहीं, इसीलिए तो आया नहीं y का वैल्यू। y का एक वैल्यू आता तो हम एक का एक वैल्यू निकालते, बोलते एक सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है ही नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसीलिए वो 0 है। इसलिए आज के बाद आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले क्या चेक करेंगे कि वो कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तभी यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अगर इसके अलावा कुछ और आया, मतलब अगर ये आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तब सीधे बोल देंगे कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, सॉल्व करने नहीं जाएंगे। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C नॉट इक्वल टू C1/C2 आया, तो आप सीधे बोल दीजिएगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये बात बोल दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ये नहीं कि उसको सॉल्व करने लगे, सॉल्व होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन में। ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, तो 0 बराबर आया। नो सॉल्यूशन में तो लेफ्ट हैंड साइड में अलग आएगा, राइट हैंड साइड में अलग आएगा। चलते हैं क्यों, क्योंकि x और y का कोई ऐसा मान ही नहीं है जिसपे वो बराबर बराबर पुट हो। नहीं आई बड़ी बात समझ में। एक इक्वेशन हम आपको और लिख के दिखाते हैं, देखिए सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अगर हम ले लें x + 2y इज इक्वल टू, मान लीजिए 4 ले लिया, और जहां पे 2x + 4y इज इक्वल टू मान लीजिए 12 ले लिया। यहाँ देखिए 1/2 है, यहाँ भी 2/4 1/2 है, और यहाँ 4/12 मतलब 1/3 है। तो ये कंडीशन कौन सी है भाई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और हम जानते हैं कि इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा अपने पुराने नॉलेज के हिसाब से। आइए देखिए, आपको मुसीबत आ जाएगी तो सॉल्व करने, हम आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए हम इक्वेशन 1 खोल लिए, देखिए इक्वेशन 1, सारे बच्चे अब हम टेस्ट कर रहे हैं। अब लोग आप लोग थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस हो गया होगा सब्स्टिट्यूशन में, एक आध क्वेश्चन करने के बाद, तो हम देखिए अब थोड़ा तेज कर रहे हैं। तो x इक्वल टू हो गया यहाँ पे 4 - 2y, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, x इक्वल टू 4 - 2y कर दिया। अब इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम, ठीक है। आइए इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 4 - 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये हो गया 8 - 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, -4y कैंसिल आउट, और यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 8 इज इक्वल टू 12। ये तो कभी होता ही नहीं है, कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। कभी 8 12 के बराबर होगा, कभी नहीं। ये कंट्राडिक्शन आ गया, उल्टा पुल्टा आ गया। ये उल्टा पुल्टा इसलिए आएगा कि एक्स और वाई का ऐसा कोई मान ही नहीं है। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं। तो जानते हैं ये सब झंझट में आप ना फंसे, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं इस काम से कि आप सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले A1/A2, B1/B2 और C1/C2 चेक कर लीजिए। और जब A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो तभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ें, अन्यथा वहीं रुक जाइए और बता दीजिए कि लिख दीजिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं। मिस नीतू बताइए, आपको समझ आया ये बात? यस सर। ठीक है, तो ये जरूर चेक करिएगा। अब देखिए, अब इसी तरीके से आप लोग एक्सरसाइज खोल लीजिए, बुक अपना 3.3, एवरीबडी 3.3 खोलिए और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए टोटल 6 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। इसमें आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया,
क्वेश्चन बताने में शुरू में जो किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 ही लिया था। अब बच गए 5 क्वेश्चन, इसमें से हम आपको और एक बताएंगे और बाकी 4 आप खुद से करेंगे। तो आप खुद से करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए हम छोड़ते हैं, जानबूझ के छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप इन 4 क्वेश्चन में बताइए हम आपको कौन सा क्वेश्चन बताएं, दूसरा बताएं, तीसरा बताएं, चौथा बताएं, पांचवा बताएं या छठवां बताएं, एक कोई भी चयन कर लीजिए। बताइए कौन सा बताएं, बुक में देख के बताइए, जो आपको देख के लग रहा हो कि मुश्किल होगी तो आप पूछ लीजिए। सर 5 बता दो सर। 7 हैं, 6 ही हैं ये, 7 कैसे बताएं? सर 5 सर, 5। अच्छा 5 ओके 5, ठीक है, आइए 5 देख लेते हैं। लेकिन ये होमवर्क आपका है, 3.3 का पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क में गया है। पहला, आइए हम 5वां बता देते हैं। आप लिखा हुआ है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा लिखा हुआ है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे a1/a2। ये क्या है, √2/√3, और ये क्या है √3/-√8, ये दोनों आपस में बराबर नहीं। हाँ, मतलब अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर यही कुछ गड़बड़ होता है तो आगे बढ़ते ही नहीं। इसका मतलब इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक सॉल्यूशन निकलेगा। आइए अब हम इक्वेशन 1 लें या इक्वेशन 2 लें, दोनों में ही मेहनत है, दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, बच नहीं सकते, तो कुछ भी ले लीजिए। टेकिंग इक्वेशन 1, ठीक है, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब x को y के टर्म में लिखें या y को x के टर्म में लिखें, दोनों में ही उतनी ही मेहनत है। तो क्या कर लेते हैं, √2x इक्वल टू माइनस √3y कर लिया, और x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस √3y/√2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन की x की वैल्यू को हमको किस में पुट करना है, 1 लिए थे तो 2 में करना होगा। पुटिंग इन इक्वेशन 2, याद रखिए जो इक्वेशन आप लेते हैं उसमें मत पुट कीजिएगा, उसके दूसरे वाले में। हमने 1 लिया था तो आप 2 में करेंगे, और अगर हम 2 लिए होते तो 1 में करते। अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लें। x को y के टर्म में लिखे, आप चाहते तो y को x के टर्म में भी लिख सकते थे, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में बताए थे, चारों पॉसिबिलिटी कि कोई 1 लेगा, कोई इक्वेशन 2 लेगा, कोई इक्वेशन 1 लेके x को y में करेगा या y को x में करेगा, कोई इक्वेशन 2 लेके x को y में करेगा या y को x में करेगा, कुछ भी करेगा। हमने x को y के टर्म में लिखा है, ऑल राइट। अब हम इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहे हैं, √3, अब हम x की जगह क्या रखेंगे, ये वाला वैल्यू क्या हुआ, ये माइनस ऑफ √3y/√2, और माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, √3 हो गया, तो ये हो गया -3/√2 बाय माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया -3/√2 और माइनस √8 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारे पास जगह ही नहीं बचा, हम बताएं तो बताएं कहां, चलिए यहां बता देते हैं। ठीक है, यहां से आया, हम बता देते हैं। y कॉमन है और √2 अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो गया -3√2, नहीं ये तो -3 रहेगा यार, तो ठीक है, -3 √2 एलसीएम लिया है उधर, तो ये -3 माइनस √2 इंटू √8, तो ये 2 हो जाएगा। सारे बच्चे समझ रहे हैं, क्योंकि 8 × 16। देखिए क्या किया मैंने, √8 में, इधर देखिए,
√8 में √2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये √16 हो गया। आपको पता होगा कि √a इंटू √b को हम √a इंटू b लिख सकते हैं, जैसा पढ़ा होगा स्क्वायर रूट में पिछले क्लास में। तो हमने √8 और √2 को 8 इंटू 2 अलग कर दिया 16, और ये ये कितने के बराबर होता है भाई? 4 4 या 16, ये 4 के बराबर होता है। ये कितने के बराबर होता है? 4 के बराबर होता है, ठीक है ना। और ये हो गया y इज इक्वल टू -7/√2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकला? y इज इक्वल टू 0, क्योंकि √2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 7 नीचे कुछ भी हो। y इक्वल टू 0 आ गया तो x की जगह यहां पर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -√3 इंटू 0 0 हो गया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ऐसा है क्या आंसर? ये तो कुछ अजीब सा हमको लगा। 3.3 का 5वां। जी हाँ, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आंसर है। आ रही बात समझ में? देखिए यहाँ पे √2 इंटू 0 होंगे और नीचे -7 जाएगा। √2 इंटू 0 0 हो जाएगा, नीचे चाहे जो भी हो, -7 हो, -3 हो, कुछ भी हो, 0 आ गया। और इस 0 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो भाई, मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही आना है। x इक्वल टू 0 आ गया, तो आंसर क्या हुआ हमारा? x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। कोई समस्या? विनेश ने पूछा था। हाँ विनेश, आपने पूछा था ना 5वां, आया बात समझ में कि नहीं आया? मिस्टर विनेश, यस सर। मिस्टर विनेश कष्ट। हाँ यस सर, यस। चलिए अब आते हैं, कर लीजिए बेटा, ही देखिए ये 5 है। अब हम आते हैं, आइए अब देखिए विनेश, अभी हम आपको वही इक्वेशन बनाना सिखाने जा रहे हैं जो आपने मेरे से शुरू में पूछा था। और वो इक्वेशन बनाना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर ही इसीलिए पढ़ा जाता है। इस चैप्टर पढ़ने का मकसद जानते हैं क्या है? कि इस तरह का जो सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन को हम कैसे हल करेंगे। तभी तो गणितज्ञ को बुलाया जाता है, मैथमेटिशियन को इसलिए तो बुलाया जाता है। मैथमेटिशियन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, मैथ पढ़ने वालों की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसीलिए कि इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल निकालेंगे इसका, इसके लिए आपको मैथमेटिशियन को बुलाया जाता है। और तो वो पहले जो सिचुएशन रहेगी उसको मैथमेटिकली बनाएंगे, तो सिचुएशन को ढाल के, समझ के, उसको मैथमेटिकली ढाल के लिखना, यही कहलाता है फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन, जो कि हम अभी सिखाने जा रहे हैं। आइए एक एक सिचुएशन हम चेक करते हैं। ये बात कर रहे थे, सबको समझ में आया? 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप होमवर्क करेंगे सारे बच्चे आज की डेट में। डेट है आज 13 अगस्त। 13 अगस्त की डेट में आपका होमवर्क रहेगा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल 6 पार्ट है, 2 हमने किए। लेकिन हमने किए तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप नहीं करेंगे, आप फिर से करेंगे, अपने से करेंगे। ये तो हम समझाने के लिए समझाएंगे, ठीक है ना। आइए अब हम आपको क्वेश्चन जो है, जैसे कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी देखिए एक सिचुएशन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, इसी एक्सरसाइज का चौथा पार्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है विनेश, आइए हमारे साथ पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए अपने बुक में, हम पढ़ रहे हैं। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for distance covered. एक टैक्सी है। अब देखिए सिचुएशन है, ये सिचुएशन है ना, अभी पहले सिचुएशन को समझते हैं, फिर उसको मैथमेटिक्स में इक्वेशन में डालते हैं। एक टैक्सी है, उसमें ना विनेश फिक्स्ड चार्ज लगता है। फिक्स्ड चार्ज, कुछ फिक्स्ड चार्ज होता है, कुछ चार्ज डिस्टेंस कवर्स पे होता है, चार्ज
पर किलोमीटर। जैसे आप जानते हैं, आप अगर टैक्सी पे बैठेंगे, जब भी दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो आप फिक्स चार्ज है, मतलब आपको बैठने का उतना चार्ज लगेगा, आप चाहे जाएं या ना जाएं कहीं भी, उतना चार्ज तो आपको लगेगा। जैसे वो अक्सर 25 रुपया होता है, मतलब कि 25 रुपया अक्सर होता है, 25 रुपया तो आपको बैठते ही लग जाएगा। फिर उसके बाद आप जितना किलोमीटर आगे बढ़ेंगे उतना चार्ज लगेगा, मतलब अगर 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है, तो आप अगर 2 किलोमीटर चले टैक्सी पे तो 10 के हिसाब से 20 रुपया तो वो हो गया, लेकिन 25 रुपया फिक्स है। 25 रुपया टैक्सी पकड़ने का ही 25 रुपया है। मेरी बात समझ में आई? जैसे जब डॉक्टर जो है, मान लीजिए जब डॉक्टर घर पे देखने आता है पेशेंट को, कभी कुछ डॉक्टर जो है घर देखने आते हैं तो अपना चार्ज फिक्स किए हैं कि भाई हम आने का 100 रुपया तो लेंगे, प्लस जितना किलोमीटर आपका घर दूर है, डॉक्टर के घर से जितना किलोमीटर दूर है तो उस हिसाब से भी लेंगे, मतलब 50 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से भी डॉक्टर लेगा। तो मान लो कि तुम्हारे डॉक्टर के घर से, ये डॉक्टर है तो डॉक्टर के घर से तुम्हारा मकान 3 किलोमीटर दूर है, तो 50 के हिसाब से 150 रुपया तुम दोगे, प्लस 100 रुपया उसका जो फिक्स्ड अमाउंट है वो तो दोगे ही दोगे। तो टोटल तुम कितना उसको रुपया दोगे? 250 रुपया दोगे उस डॉक्टर को। अभी समझ में आई दिनेश? ये सिचुएशन समझ में आया? समझ पाई सिचुएशन को दिनेश? यस सर। तो इसी तरीके से देखिए, तो इसका फिक्स चार्ज है, और फिक्स चार्ज कितना दिया हुआ है? फॉर ए डिस्टेंस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट हम आगे पढ़ लेते हैं। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज। अब ये नहीं बताया कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, लेकिन ये कहा कि 10 किलोमीटर किसी आदमी ने चला, कोई आदमी है वो 10 किलोमीटर चला। अब आपको पता लगाना है कि वो 10 किलोमीटर आगे चला है तो उसको कितना रुपया देना पड़ा है, लिखा हुआ है के साथ में। एक मिनट में एक डाल लूं, एक बार जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर कोई आदमी चला और उसको देना पड़ा है कितना रुपया? 105 रुपए देने पड़े। कोई आदमी जो है 10 किलोमीटर जो है सफर किया है उसी टैक्सी से 105 रुपए देने पड़े, और उसी के साथ लिखा है अगर कोई 15 किलोमीटर चला है तो उसे देने पड़े हैं कितने रुपए टैक्सी वाले को? 155 रुपए देने पड़े। अब आपसे पूछा है कि बताओ कि अच्छा ये बताओ कि वो टैक्सी वाला कितना फिक्स चार्ज रखता है और कितना जो है पर किलोमीटर कितना चार्ज रखता है। देखा? अब ये सिचुएशन है, मेरी बात समझ रहे? अब इस सिचुएशन है, अब आप मैथमेटिशियन को बुलाया जाएगा, भाई देखो हमारी ऐसी सिचुएशन है और जरा पता लगाओ उसका कितना फिक्स चार्ज है, कितना जो है वो कितने चार्ज जो है पर किलोमीटर के हिसाब से रहता है। अब मैथमेटिशियन इस सिचुएशन को देख के पहले मैथमेटिक्स में ढालेगा तो इसको, आइए ढालते हैं। तो देखिए, मान लीजिए वो जो फिक्स चार्ज देता है वो ₹X लेता है, ₹X लेता है फिक्स चार्ज, और ₹Y लेता है, मान लीजिए पर किलोमीटर के हिसाब से ₹Y लेता है, मतलब 1 किलोमीटर चला तो Y रुपया लिया, 2 किलोमीटर चला तो 2Y लिया, 3 किलोमीटर चला तो 3Y लिया, इस तरीके से। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चला तो फिक्स चार्ज तो वो पूरा पूरा देगा ही देगा ना, फिक्स चार्ज वो तो फिक्स है, वो तो देना ही देना है। प्लस 1 किलोमीटर चलने में Y रुपए देना पड़ता है, तो 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना देना पड़ेगा उसको? 10Y देना पड़ेगा कि नहीं दिनेश, बताइए? 10Y देना पड़ेगा ना उसे 10 किलोमीटर चलने का, और ये टोटल उसको कितना देना पड़ा है भाई? 105 रुपया देना पड़ा है। ये लीजिए, पहली इक्वेशन बन गई। कैसे हम ढाल रहे हैं इक्वेशन में, ये देखिए। फिर देखिए, दूसरी बार दिया है वो 15 किलोमीटर चला है, 15 किलोमीटर जब चला होगा तो फिक्स चार्ज तो पक्का दिया होगा 100 रुपया, और Y रुपया 1 किलोमीटर चलने का, तो 15 किलोमीटर चलने का 15Y रुपया, इतना रुपया दिया होगा, और टोटल कितना रुपया देना पड़ा है उसे? 155 रुपया देना पड़ा। ये लीजिए, दोनों इक्वेशन बन गए। अब दो इक्वेशन बन गए, तो इस दो इक्वेशन को आप चाहे तो ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम सिखा चुके हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम सिखा चुके हैं। और सॉल्व कीजिए और X और Y की वैल्यू निकालिए। ये हम अब कर नहीं रहे, आपके लिए SW है। X और Y की वैल्यू निकालेंगे,
जो x की वैल्यू आएगा उतना रुपया फिक्स चार्ज होगा, उतना उस टैक्सी का फिक्स चार्ज होगा, और जो y का वैल्यू आएगा उतना रुपया वो चार्ज पर किलोमीटर, उतना रुपया वो पर किलोमीटर के हिसाब से लेता होगा। ये वैल्यू आप लोग निकालेंगे, ठीक है ना सारे बच्चे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग इस वैल्यू को निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे ना? बोलिए लवकुश, मिस्टर लवकुश, इसको निकाल लेंगे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से? अभी तो सिखाएं। यस सर। ठीक है। हाँ, अब विनेश से हम पूछना चाहते हैं। विनेश अभी बताइए, अभी समझ में आया ये एग्जाम्पल की नहीं? ये टैक्सी वाला एग्जाम्पल समझ में आया? तो देखिए आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये तो बुक का क्वेश्चन है, कभी कभी बिना बुक का भी आता है बोर्ड में, तो आपको वो सिचुएशन समझ के उसको इक्वेशन में ढालना, आपको इसके लिए बुद्धि लगानी ही पड़ेगी। ये इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिए, उसको किसी तरीके से समझिए, उस सिचुएशन को समझ के इक्वेशन में बनाइए, क्योंकि बहुत बच्चे ये नहीं लिख पाए। जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुंच पाते इक्वेशन की लिखना है, तो उसको सॉल्यूशन निकालने का फायदा ही क्या? कितना भी सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखो, ग्राफिकल मेथड सीखो, क्या फायदा जब यहाँ तक तो पहुंचे ही नहीं? अरे यहाँ तक पहुंचोगे तभी ना उसके आगे उसका सॉल्यूशन निकालोगे। यहाँ तक पहुंचने के लिए तुम्हें सिचुएशन को समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया तीसरे का चौथा। आइए एक काम जल्दी जल्दी आपको थर्ड क्वेश्चन का जल्दी जल्दी और भी बता देते हैं। थर्ड क्वेश्चन का अभी हम 6 पार्ट बताने जा रहे हैं। ये सिचुएशन देखिए विनेश, लिखा हुआ है कि 5 years hence मतलब कि आज से 5 साल बाद, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। इसका मतलब द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। देखिए एक जैकब है, एक जैकब के सन है, उनके सुपुत्र जैकब है, जैकब के बेटे हैं, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले तो हम इसके प्रेजेंट एज को देते हैं। सिचुएशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिचुएशन बता दें, लिखा हुआ है कि 3 साल बाद, अभी जो भी प्रेजेंट एज है उससे 3 साल बाद जो है जैकब का उसके सन से 3 गुना एज होगा। मतलब जो उसके सन की एज होगी, जैकब की एज उसके 3 गुना होगी। अगर सन 5 साल का तो जैकब 15 साल का होगा, अगर सन 20 साल का तो जैकब 60 साल का होगा, अगर सन 3 साल का तो जैकब 9 साल का होगा, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? 3 गुना आपके अच्छा 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 अच्छा, समझ नहीं आ रहा सर? अच्छा अभी रुक जाइए थोड़ी देर बाद, अभी बताइए, अभी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है, अभी सुनिए, हम ये कह रहे थे कि 3 साल के बाद जैकब की जो एज होगी अपने बेटे से 3 गुना होगी। मतलब मान लीजिए अगर उसका बेटा 3 साल का है तो जैकब का एज कितना होगा उस टाइम? 9 साल, 3 गुना ज्यादा। अगर उसके सन की एज 5 साल है तो जैकब की कितनी होगी भाई? 15 साल। 5 का 3 गुना कितना हो गया? 15। मेरी बात समझ में आ रही है विनेश? आवाज आ रही है अभी? यस सर। लेकिन देखिए जानते हैं ये भी बड़ी हंसी की बात है, ऐसा एग्जाम्पल हमको बोलना भी नहीं चाहिए। जैकब की साल 3 साल की होगी तो वो 9 साल में कोई पिताजी थोड़ी ना होता है, 9 साल में कोई फादर हो जाएगा, तो ये बोलना भी गलत है। ऐसा तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। मतलब ऐसा कहाँ होता है कि 9 साल में कोई पापा हो? तो कम से कम जैकब कम से कम समझिए 20 साल का तो होगा, 20 साल का होगा तो जैकब जो है 60 साल के होंगे। इस हिसाब से हमको एग्जाम्पल बोलना चाहिए, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, और दूसरा बोल रहा है कि 5 years ago मतलब 5 साल पहले, अभी जो भी एज है उससे 5 साल पहले जैकब जो है अपने सन से 7 गुना ज्यादा है। जो भी जैकब के सन की एज है, जैकब उससे 7 गुना ज्यादा एज था। तो आइए हम उसके प्रेजेंट एज को X ईयर मान लेते हैं जैकब को, और उसके बेटे की एज को Y years मान लेते हैं।
सपोज करिए, ये लेट कर दिया मैंने। 3 years from now, 3 years after, मतलब 3 years प्रेजेंट से 3 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी? जो भी अभी प्रेजेंट एज है उससे 3 साल बाद जैकब की एज उसमें 3 और ऐड कर देंगे। अभी x है तो 3 साल बाद x + 3 हो गया उसका एज। अगर मेरी एज अगर अभी 15 साल है, आपकी एज अगर अभी 15 साल है, तो 3 साल बाद आपकी एज कितनी होगी? 15 + 3, ऐसे बोलिए ना मेरे साथ, 15 + 3 होगी। तो अभी x है तो इसका अभी 3 साल बाद x + 3 इयर्स का होगा। कौन? जैकब। और जैकब का सन कितने साल का होगा? y + 3 इयर्स का होगा। ठीक है। और कंडीशन ये कह रही है, क्या कह रही है कंडीशन? कि ये 3 साल बाद जो एज है उस टाइम जो जैकब की एज है, मतलब ये वाली जो एज है जैकब की, ये उसके सन वाली एज से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा है, मतलब अगर हम उसके सन वाली एज में 3 का मल्टीप्लाई करें तो जैकब की एज के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले 15 3 का 5 गुना ज्यादा है, इसका मतलब अगर हम 3 में 5 का गुना करें तो 15 के बराबर आना चाहिए, होना चाहिए ना। तो उसी तरीके से ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कितना ज्यादा है? 3 टाइम्स ज्यादा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम y + 3 में 3 का इंटू करें तो वो x + 3 के बराबर होगा। दिनेश, समझ में आया? यस सर। बस फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो गया? x यहां से +3y तो इधर ले आए तो -3y, सॉल्व कर रहे हैं बस। यहां से +9 है और यहाँ +3 है तो +9 इधर आके -9 हो जाएगा। और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। देखा कैसे मैंने इक्वेशन में ढाला सिचुएशन को? ये पूरे सिचुएशन को मैंने इक्वेशन में कैसे ढाला? यही इक्वेशन को ढालने को फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। यही आपको सीखना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। पूरे सिचुएशन को समझा और इक्वेशन में ढाल दिया उसको। तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया है x - 3y = 9। ये पहला इक्वेशन। यहाँ -9 लिख रहे हैं या यहाँ 9 लिख रहे हैं, एक ही बात, क्योंकि इधर आके +9 ही होना है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन है, सर यहाँ तो -9 = 0 लिखे हैं, यहाँ =9 लिखे, एक ही बात। ठीक। अब आइए, अगला कंडीशन लिखा हुआ है, बोला है कि क्या लिखा हुआ है? 5 years ago, मतलब 5 साल पहले। 5 years ago मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले जो है जैकब की एज क्या रही होगी? x - 5 रही होगी। अगर अभी मेरी एज 18 साल है तो 3 साल पहले मेरी कितनी एज रही होगी? 18 - 3 मतलब 15 एज रही होगी मेरी, 15 साल। उसी तरीके से 5 साल पहले जैकब के सन की एज कितनी हो रही होगी? 5 y - 5। प्रेजेंट में y है तो 5 साल पहले y - 5 रहा हो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 साल पहले जैकब जो है अपने सन से 7 गुना ज्यादा है। मतलब अगर हम जैकब के सन में 7 का मल्टीप्लाई करें तो जैकब की एज के बराबर होगा। मतलब अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें y - 5 में तो ये x - 5 के बराबर होगा। और इसको सॉल्व कर लिया तो ये x हो गया इधर, और यहाँ से 7y तो इधर आके हो गया -7y, और यहाँ से है -5 और यहाँ से -35। ठीक है, -35 इधर आके +30 हो जाएगा। देखिए -35 और यहाँ माइनस में होगा तो यहाँ के +35 हो जाएगा। +35 -5 पे 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया भाई क्या? x - 7y = -30। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या, 2 इक्वेशन बन गए। अब उसके बाद हम इसका सॉल्व करना तो सिखा चुके हैं। चाहे तो ग्राफिकली करें, ग्राफ पे बना के देखें कि कहाँ पे पॉइंट कट कर रहा है, कहाँ पे दोनों लाइन कट कर रहा है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर और x और y की वैल्यू निकालें। करेंगे इसको सॉल्व। अरे बोलते नहीं, कर लेंगे।
यस सर। जानते हैं, हम आपको थोड़ी सी बता देते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा x की वैल्यू 40 आएगी और y की वैल्यू 10 आएगी। ये हम देख लिए पीछे से आंसर, क्योंकि हमें अभी इसमें एक और चीज समझाना है। हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम समझा रहे हैं आपको कि वेरीफाई कैसे करेंगे, आप अपने से वेरीफाई कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको ये आंसर आया, आपने सॉल्व किया, ये आया। अब यहीं से हम चेक भी कर सकते हैं कि इसको हम सॉल्व सही किए या गलत किए। अब देखिए, अगर प्रेजेंट एज जैकब की, एक्स का मतलब कितना हो गया, 40 साल की जैकब की एज हो गई, और वाई का मतलब हो गया कि जैकब के सन की एज कितने साल हो गई, 10 साल। अब वेरीफाई करने के लिए इसी से वेरीफाई कीजिए। 3 साल के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 43 ईयर्स हो जाएगी जैकब की 3 साल के बाद, और इसकी एज कितनी होगी, 13 ईयर्स होगी ना। यही आंसर है क्या? एक मिनट आंसर देखिए हम पहले। 6th पार्ट 3.3 का 6, 3.3 का 6, x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 10। अच्छा, जानते हैं 3 ईयर्स नहीं, यहाँ 5 ईयर्स लिखा हुआ था, मैंने 3 ईयर्स पढ़ लिया है। कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन वैसे ही होगा, जहां 3 ईयर्स किया था वहां +5, मतलब जो मैंने +3 किया था ना वहां +5 कर देंगे आप। देखिए, हम आप लोग रोके भी नहीं, बताना चाहिए ना उसी टाइम तो सर आप 3 ईयर्स लिख दिए हो। है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब फिर भी हम चेक करना सिखा देते हैं आपको। तो अपना क्या था कि भाई 5 साल बाद इसकी एज कितनी हो गई, 45 ईयर्स हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 15 ईयर्स हो जाएगी। तो क्या जैकब की एज उसके सन के 3 गुना है? बिल्कुल है, 15 या 45, 3 गुना है। देखिए, अगर इसकी एज में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जैकब की एज के बराबर आएगा। और दूसरा लिखा था कि, दूसरा क्या था कि 5 साल पहले ये कितना रहे होंगे, 35 साल के रहे होंगे जैकब साहब, और 5 साल पहले उनके बेटे कितने साल के रहे होंगे भाई, 5 साल के रहे होंगे। और बोल रहा था कि 5 साल पहले उनके पिताजी उसके बेटे से 7 गुना ज्यादा है एज में। ये 5 है, ये 35 है, बिल्कुल 7 गुना है। 5 7 है 35, अगर 5 में 7 का गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं खुद ही से, तो आपको भी क्लियर रहेगा एग्जाम में कि हाँ मैंने सही निकाला है, यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है खुद ही से। 2 मिनट लगते हैं चेक होने में, देखा कैसे, बस तुरंत उसमें हमने 5 प्लस किया, 5 माइनस किया, वेरीफाई कर लिया फटाफट, बिल्कुल ठीक है। कोई कष्ट? मैं विनेश से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि विनेश को बड़ा शुरू में उसने जो है वो जताया था समस्या। अभी समझ में आया कैसे सिचुएशन को मैंने डाला है इक्वेशन में? यस सर। यस सर। तो ये सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत ही उस सिचुएशन से लेकर चले थे, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने का जो है जो वो है क्या कहते हैं, गोल को में क्या कहते हैं, उद्देश्य, इसका जो पढ़ने का उद्देश्य यही है कि आप सिचुएशन को समझ के सॉल्व करना जाने। ठीक है जी, और बाकी क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका भी अभ्यास हो, आप भी थोड़ा अपना बुद्धि लगाइए अपने से। बिल्कुल चीटिंग मत कीजिए, किसी से पूछिएगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल अपने से आप प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे, इसमें थोड़ा आपको फंस जाते हैं आप, इसलिए इसको हम देख लिए। बाकी क्वेश्चन को आप ढाल लेंगे आराम से इक्वेशन में। 3 4 5 और 6 टोटल 6 क्वेश्चन है। इसमें हमने 6 आपको बता दिया है, 4 हमने आपको बता दिया है, टैक्सी और एज वाला, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप जो है खुद से बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास करेंगे और उस सिचुएशन को समझेंगे, और जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही सोच के उसको इक्वेशन में ढालने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और हम एक शिक्षक हैं, तो हम इक्वेशन पे छोड़ सकते हैं,
और बोल देंगे आप सॉल्व कर लेना, लेकिन आप विद्यार्थी हैं तो आप नहीं छोड़ सकते। आप वो इक्वेशन को ढालने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो आज कहने का मतलब कि पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूरा होमवर्क कॉपी में करना है, करिएगा ना? बताइए, ईमानदारी से बताइए, करिएगा ना? बताते नहीं है सर। बिल्कुल करिएगा, आज ही करिएगा तो आपको बहुत ही मजा भी आएगा, बहुत आनंद आता है सब क्वेश्चन करने में। अगर आपने इक्वेशन में ढाल दिया ना तो आपको बड़ा मजा आएगा कि वाह, आपने सिचुएशन को समझ लिया और समझ के इक्वेशन में ढाल भी दिया, बहुत मजा आता है। चलिए, समय का क्या है, समय क्या परमिट कर रहा है हमें भाई? समय भी है, 15 मिनट समय है, बहुत समय है भी। आइए हम आपको तब तक एक और तरीका भी सिखा दें। दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये एक दूसरा तरीका है। आइए इस तरीकों को आप समझाते हैं कैसे इसको करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 3y = 8 और दूसरा है मान लीजिए 4, या 4 ना लेके कुछ और है, मान लीजिए 11 ले लेते हैं, 11x + 6y = 3, सपोज करिए ये मैंने, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में देखिए क्या करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में आप ना इसमें किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर, किसी इक्वेशन में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि माइनस करने पर या प्लस करने पर, क्या बोला मैंने, माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर या दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर आपका एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट मिल बराबर हो जाना चाहिए और दोनों कट जाना चाहिए। मैं यही बात समझिए, अभी समझ रहे हैं। देखिए, अगर हम, कोई विद्यार्थी ऐसा भी हो सकता है कि अगर कई तरीके हैं करने के, हम हर तरीके से करते हैं। मान लीजिए कुछ विद्यार्थी ऐसे करेंगे, वो बोलेंगे कि इस x के कोएफिशिएंट को इस वाले x के कोएफिशिएंट के बराबर कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ 11 है, यहाँ 2 है, इस 2 को 11 कैसे बना सकते हैं? इस 2 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें इस बॉक्स में कि 11 आ जाएगा? देखें कौन बताता है, देखें कौन बताता है। इस बॉक्स में हम कौन सा नंबर लें इसको मल्टीप्लाई करके 11 आ जाए 2 से? बहुत आसान है, जल्दी से बताइए। अभिषेक बताइए, इस बॉक्स में आप क्या नंबर लें कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे 11 आ जाए? हर्षिता, मिस हर्षिता आप बताइए। मिस्टर लौकुश आप बताइए। सर 5.5। 5.5 बिल्कुल सही। और जानते हैं सबसे आसान तरीका ये है कि अगर ये जो नंबर लाना है उसको ऊपर लिख दीजिए और जो नंबर को हटाना है उसको नीचे लिख दीजिए ताकि ये कट जाए। 11/2 मतलब 5.5। 11 का आधा क्या होता है? 5.5, 5.5 होता है 11 का आधा। कितना आसान है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 11/2 से। सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब इसको 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इस पूरे इक्वेशन में सारे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। इक्वेशन में मल्टीप्लाई ऐसे होता है। तो 11/2 से ये तो 11x हो गया भाई। अभी इक्वेशन 1 देखिए, ये 11x हो गया ना मल्टीप्लाई होने के बाद। पर ये क्या हो गया? ये हो गया 33/2y और यहाँ पे क्या हो गया? 88/2 जो कि कटने के बाद आ गया 44।
मैंने 11/2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई किया, 2 में किया तो 11 आया, 11/2 को 3 से किया तो 33/2 आया, 11/2 को 8 से किया तो ये 2 4 जा 8 कट गया और 11 4 जा 44 आया। कोई समस्या तो नहीं है। और दूसरे वाले इक्वेशन में हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया है, इसको 1 से इंटू कर रहे हैं, 1 से करें या लिखे चाहे ना लिखे की बात। तो ये हो गया 11x + 6y = 3। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं? क्या किया मैंने, पहले वाले इक्वेशन को 11/2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि नीचे वाले में एक का कोएफिशिएंट 11 था और हम इसको 11 बनाना चाहते थे, हमने बना दिया। और जानते हैं इससे इक्वेशन में जरा भी फर्क नहीं आता है, क्योंकि हम 11/2 का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में भी कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में भी कर रहे हैं, इक्वेशन में जरा भी चेंज नहीं आता। जैसे देखिए 3 = 3 है, अगर हम दोनों नंबर को से दोनों तक मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 × 12, तब भी ये दोनों बराबर ही है, तो इक्वेशन बनी रहती है। इसीलिए ये मल्टीप्लाई हम दोनों साइड किए तो इक्वेशन बनी रहती है, इक्वेशन पे जरा भी फर्क नहीं आया। दरअसल ये वाला इक्वेशन जो है ये यही है, गलत नहीं है, इसी के इक्विवेलेंट इक्वेशन है, वही इक्वेशन है बेसिकली, ठीक है ना। एक इक्वेशन को, जैसे एक नंबर को लिखने के कई तरीके हैं और एक इक्वेशन को लिखने के भी कई तरीके हैं। हमने बताया था कोई 2 लिखता है, कोई 4/2 लिखता है, कोई 6/3 लिखता है, कोई 16/8 लिखता है, सब एक ही नंबर है, सब 2 ही है। उसी तरह ये वाला इक्वेशन कुछ और नहीं, यही इक्वेशन, बस हमने उसमें लिखने का तरीका बदल दिया है। और उस लिखने के तरीके से बदलने का फायदा ये हुआ है कि ये जो इक्वेशन बना है, ये मान लीजिए A है और इक्वेशन B है, और अगर हम A - B कर दें, मतलब इस ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दें, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, तो लाइक टर्म्स माइनस होते हैं। तो ये x वाला x के साथ कब माइनस होगा, तो ये वाला तो 11x कैंसिल आउट हो गया ना। इक्वेशन में जब देखिए माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करते हैं, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से माइनस करते हैं। जैसे अगर देखिए, अगर ये है 2x + 3y = 2 और ये दूसरा इक्वेशन है 4x + 2y = 1, ये 1 इक्वेशन है और एक दूसरा इक्वेशन है। 1 इक्वेशन में से अगर दूसरे इक्वेशन को माइनस करेंगे तो इसके पूरे लेफ्ट वाले से इसके पूरे लेफ्ट वाले को माइनस कर देंगे, तो 2x + 3y को माइनस कर देंगे, क्या 4x + 2y को माइनस करेंगे, तो 2x से 4x माइनस होगा, लाइक टर्म्स। इसीलिए हम इसको ऐसे माइनस करें, 11x का 6y से माइनस होगा ही नहीं, तो लाइक टर्म्स नहीं, इसीलिए 11x को 11x से माइनस करेंगे तो खत्म, x वाला पार्ट ही खत्म। और 33/2 - 6y आ जाएगा ये माइनस होने के बाद, ठीक है। और 44 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई, 41। और y = यहां से आप सिर्फ y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, बताएं। इस यहां से सिर्फ देखिए, आप सिर्फ समथिंग नंबर बाई y आ गया, तो यहां से सिर्फ y = समथिंग आ जाएगा, तो 33 - 12/2 y = 41, और 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, by 2y = 41, और y = 41 × 2/21। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 41 × 2/21 कितना आएगा भाई, 282/21 आएगा, = y, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आप इस इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर ले, तो एक y की वैल्यू जब पुट हो जाएगी तो खाली x की वैल्यू बच जाएगी, उससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई कि नहीं? मिस्टर लोकुश, समझ आई बात? पूछिए ना, अगर नहीं आई तो पूछिए, अभी पूछिए। विनेश अभी पूछिए अगर नहीं समझ में आई बात। मिस्टर विनेश। यस सर। आ गई ना बात समझ में? यस सर। तो बेसिकली क्या करना है कि आपको एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर करना है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, और इस तरीके से बराबर करना है, ऐसा करना है कि माइनस करने या प्लस करने पे जो है वो कट जाए, वो खत्म हो जाए, वो वेरिएबल ही गायब हो जाए, अरे एक ही वेरिएबल बचे और उसको हम फिर उस वेरिएबल को निकाल लें, और उस जो निकालने हैं इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट करके दूसरे वाले वेरिएबल को भी निकाल लें। अब देखिए इसमें एक और चीज हम बताते हैं,
अब अक्लमंद लोग कैसे करेंगे इसको, ये भी सीखिए। अक्लमंद व्यक्ति कैसे करेगा इसको, वो भी सीखिए। क्योंकि हमको आपको ये भी सिखाना है ना कि जल्दी कैसे करें। अक्लमंद व्यक्ति इसको 11/2 से मल्टीप्लाई करेगा ही। कितना मुसीबत है 11/2 से मल्टीप्लाई करना, कितना बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। वो देखेगा कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, अगर हम ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 6y हो जाएगा या 6y के बराबर हो जाएगा। तो x को बराबर वो करेगा नहीं, वो y को बराबर करना चाहेगा। क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है या 11/2 से मल्टीप्लाई करना आसान है? 11/2 में कितनी मुसीबत है, इसलिए वो क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 11/2 से नहीं करेगा। दिमाग लगा लेगा, पहले ही देखते हैं ये ऊपर, इसलिए चारों तरफ देखिए पहले क्वेश्चन को। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्वेश्चन ये हो गया 2x + 6y = 8, ये क्वेश्चन ये बन गया। और ये तो ऐसे ही 11x + 6y = 3, ये मान लीजिए इक्वेशन ए है, ये मान लीजिए इक्वेशन बी है। अब हम इक्वेशन ए में से इक्वेशन बी को अगर हम माइनस कर दें तो साइन बदल जाएगी सारी। आपको पता है जब माइनस करते हैं तो सारी साइन बदल जाती है। जैसे देखिए -2 -3 + 4, अगर इसको इसके आगे हम माइनस लगाएंगे, मतलब माइनस करते चाहें तो ये -2 हो जाएगा, माइनस वाला +3 हो जाएगा, प्लस वाला -4 हो जाएगा। इस पूरे के आगे अगर हम माइनस लगाएं तो ये पूरा साइन बदल जाएगा। 11x है तो -11x हो जाएगा, 6y है तो -6y हो जाएगा, और ये +3 है तो -3 हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे क्लास 9 में, याद है? पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड कर रहे थे x² + 2 को अगर x से डिवाइड करते थे तो x यहाँ x² और यहाँ माइनस कर देते थे, साइन बदल देते थे, याद आ रहा होगा। बिल्कुल वैसे यहाँ भी इस इक्वेशन में भी साइन बदल देते हैं। अब देखिए 2 - 11 कितना हो गया भाई, -9x, और ये 6y - 6y ये खत्म, y वाला पार्ट ही खत्म, और 3 - 8 - 3 = 5, तो x = कितना आया, 5/-9, 5/-9 लिखे, -5/9 लिखेंगे, क्योंकि नीचे माइनस लिखना जो है लिख तो सकते हैं लेकिन मैथमेटिशियन ज्यादा पसंद नहीं करते, ऊपर लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/9। इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले, 1 में चाहे 2 में। अब इसमें भी अक्लमंदी है, किसमें पुट करना आसान होगा, दोनों में बराबरी है, दोनों में बराबरी। तो आइए पहले कर लेते हैं, 2 × x की जगह क्या लिखते हैं, -5/9 + 3y = 8। अब यहाँ पे सिर्फ y रह गया है, निकल जाएगा किसी तरह से कैलकुलेट हो गया, तो हो गया -10/9 + 3y = 8, 3y = 8 + 10/9, 3y = 9 × 72, 72 और 10 82/9, और y = 82/9, 3 × 27। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है और x की वैल्यू हमारी आई है -5/9, और यही आपका आंसर है। एलिमिनेशन मेथड सबको क्लियर, जल्दी से बताइए। मिस नीतू आप बताइए, एलिमिनेशन मेथड समझ में आया आपको? यस सर। ये मेथड समझ। एक और मेथड आपको हम जल्दी से बता दें, उसके बाद एक क्लास समाप्त कर देंगे। और सबसे आसान मेथड हमको यही लगता है जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे आसान, और इस मेथड को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में लिखा नहीं है कि आप किस मेथड से करें, बस लिखा हुआ है सॉल्व, तो आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, एलिमिनेशन से कर लें या सब्स्टिट्यूशन से कर लें, आपकी मर्जी। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि नहीं सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, तो आप पे जो है ये अनिवार्य हो जाएगा, आप प्रतिबंधित हो जाएंगे कि आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से ही करना होगा अगर लिख दिया क्वेश्चन, और नहीं लिखा है तो आप आजाद हैं, चाहे जिससे कर लें। ठीक है, आइए एक मेथड और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको जल्दी से बता देते हैं। ये बहुत आसान मेथड है, सबसे आसान मेथड यही है, मुझे यही सबसे आसान लगता है, ये मेरी अपनी चॉइस है। इसमें देखिए आपको हम एक चीज बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए।
बस एक चीज याद रखिएगा, BCAB, क्या याद रखिएगा, BCAB, बस इतनी बात याद रखेंगे आप। BCAB, यही BCAB नीचे ही बनाइए। ये क्या हो रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। BCAB नीचे ही बनाइए, यहाँ आगे 1 1 1 1 लिख दीजिए और यहाँ नीचे 2 2 2 लिख दीजिए। हो क्या रहा है हम सब समझा देते हैं। ये एरो यहां से ऐसे बनाइए, ये एरो यहां से ऐसे बनाइए, ठीक है। ये हो गया x का, ये हो गया y का पार्ट, ये हो गया 1 का पार्ट। अब आप सब लोग बोलोगे क्या कर क्या रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी हम आपको बताते हैं क्या कर रहे हैं। जानते हैं आपका पेयर ऑफ इक्वेशन ऐसा होता है, a1 प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। मतलब एक नंबर x के साथ होता है, उसको आप a1 मान लिए, कुछ भी नंबर हो सकता है। एक नंबर y के साथ होता है, क्या c1 होता है ना। उसी तरीके से दूसरा वाला इक्वेशन भी होता है सही, यहाँ दूसरा नंबर भी हो सकता है ऊपर वाला ही नंबर, लेकिन हम ले रहे हैं जनरल, तो हम मान लेते हैं दो ही अलग अलग, कोई जरूरी नहीं है दोनों सेम भी हो सकते। तो क्या करो, x वाले कोएफिशिएंट को मतलब y वाले कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई c1 c2 से करो। क्या किया मैंने, x लिखो ऊपर, x है ना, नीचे इस वाले का मल्टीप्लाई इससे करो c2 से, b1 का मल्टीप्लाई करो c2 से, फिर माइनस बनाओ, फिर b2 का मल्टीप्लाई करो c1 से, मतलब b2 का मल्टीप्लाई कर दो c1 से, यह बराबर होगा, यह y है ना, यहाँ y लिख दो। इस c1 का मल्टीप्लाई करो a2 से, मतलब इस c1 का मल्टीप्लाई करो a2 से, c1 a2 माइनस c2 a1, c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 a2 b1। इस तरीके से आप सीधे फॉर्मूले में पुट करें और वैल्यू निकालें, वेरी सिंपल। कोई भी इक्वेशन उसको जनरल फॉर्म में लेके आइए, इस वैल्यू में पुट करें और निकाल लें। आइए एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, ये देख लो, इसके बाद हम क्लास समाप्त करेंगे, घबराए नहीं, कोई बच्चा जाएगा नहीं है, बस ये इसको देख लीजिए। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। इसको पहले जनरल फॉर्म में लिखिए। जनरल फॉर्म में क्या होगा भाई, 2x प्लस 3y, मतलब यहाँ पे राइट में 0 होना चाहिए, तो माइनस 46 इक्वल टू 0। और उसी तरीके से ये हो गया 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए ध्यान से सारे बच्चे, ये वाला आपका a1 है, ये 2 क्या है, a1 है, 3 क्या है भाई, b1 है, और ये माइनस 46 क्या है, c1, ठीक। उसी तरीके से 3 क्या है, a2 है, ये 5 क्या है, b2 है, और ये माइनस 74 क्या है, c2 है, ठीक है। यहां पे पुट करिए, क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू x अपॉन b1 c2। b1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, c2 का, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 74 में, ठीक है ना। तो कितना आएगा भाई, माइनस 74 इंटू 3, तो 4 3 12, 1 कैरी, 7 3 21 और 22, ठीक, विथ माइनस साइन, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। फिर माइनस बनाएंगे, अब क्या करना है, b2c1, तो b2c1 मतलब 5 इंटू माइनस 46, 5 इंटू माइनस 46 प्लस इंटू माइनस माइनस में आएगा जी, माइनस में आएगा। 46 5 जा 46 5 जा 6 5 जा 33 कैरी, 5 4 जा 20 और 23 इज इक्वल टू
इसी तरीके से y का करेंगे, इस तरीके से 1 का करेंगे। आ रही मेरी बात समझ? तो हम सीधे 1 इज इक्वल टू कर रहे हैं, अभी y नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन a1 b2 मतलब 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 माइनस a2 b1 3 इंटू 3 कितना हुआ -9, तो कितना है ये 1। तो x अपॉन ये +20 230 हो गया, -2 2 2, तो कितना बचेगा भाई 8 बचेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो x इक्वल टू यहां से क्या आया x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 और यहां से x इक्वल टू 8। और इसी तरीके से y इज इक्वल टू निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू जो भी यहाँ नीचे आएगा उसको लिखेंगे 1 और जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी और y की वैल्यू भी निकल जाएगी। बताइए आपको समझ आया है मेरी बात की नहीं है? एकदम ईमानदारी से बताइए। यस सर। तो इस तरीके से चलिए अब हम क्लास को समाप्त कर रहे हैं। तो हमने आपको सारे मेथड बता दिए हैं, एक मेथड और है वो हम आपको आगे क्लास में बताएंगे, हो सकता है अगली क्लास में चैप्टर हो जाए कंप्लीट। तो हमने आपको होमवर्क दिया एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। अच्छा अब आप जो है ना एक चीज कर लीजिएगा, हम आपको लिबर्टी दे रहे हैं इस बात का। 3.3 में पहला क्वेश्चन तो आप सब्स्टिट्यूशन से मेथड से करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से जब आप उसको फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मुलेट करने के बाद इक्वेशन बनाएंगे, तो आप आजाद हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, ठीक है। आप कुछ भी लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये हम आपको लिबर्टी दे रहे हैं। आगे की क्लास में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे, सीखेंगे उसको कैसे फॉर्मुलेट करना है। और उसके बाद एक चीज और बतानी है इस चैप्टर में, एक कंसेप्ट और रह गया, वो कंसेप्ट कराएंगे और इस चैप्टर का समापन कर देंगे, ठीक है। आगे आप लोग पढ़ते रहिए, लगे रहिए, क्योंकि आपका कभी भी टेस्ट हो सकता है। 1 2 कंप्लीट हो गया, 3 कंप्लीट होने के बाद हम शायद आपके टेस्ट की घोषणा कर दें, ठीक है ना। तो अच्छे से पुराना रिवाइज भी करते रहिए, ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हो जाए, तो हम आपके लिए एक टेस्ट पेपर बना देंगे, ठीक है ना। चलिए इसके साथ ही हम इस क्लास को समाप्त कर रहे हैं। होमवर्क हमने आपको 3.3 दिया हुआ है पूरा कंप्लीट, और हमें उम्मीद है आप करेंगे। चलिए खूब अच्छा खाइए पीजिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, सुबह उठ के व्यायाम किया कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। हाँ जी कर बोलिए। सर प्रेजेंट लगा दो। अच्छा तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ है ना, मैंने बोला था कि हाँ जिसका नाम नहीं है बता दें। ऑल राइट, मिस्टर करण है और मिस्टर आदित्य। एक बार सारे बच्चे देख लें, अगर किसी का नाम नहीं लिखा है तो मुझे बताएं। एक बार मैं नाम पढ़ रहा हूं, अगर गलती से मैंने किसी का नाम नहीं पढ़ा है तो प्लीज मुझे बता दें। नीतू, विनेश, लवकुश, हर्षिता, जगमोहन, रोहित, कनिष्का, अभिषेक, करण और आदित्य। बताइए किसी का नाम छोड़ा क्या मैंने? नहीं, इसका मतलब सारे लोगों का नाम है। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद। कर दें? कुछ किसी को और कुछ कहना है? और कोई कुछ कहना चाहता है क्या? चलिए क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।